अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान खान। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वज़ीर आला और गवर्नर का मुश्तरका मौक़िफ़ सामने आया कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। इसके साथ साथ KP में जो कैबिनेट में तोसी की गई है उसके ऊपर भी PTI के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। इस पर जानेंगे कि PTI क्या मौक़िफ़ रखती है। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ तैमूर झगड़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। झगड़ा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी साहब और गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब ने इकट्ठे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दोनों का सेम मतन था कि जी जो KP है उसके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। चले देर आए दुरुस्त आए, फाइनली दे बोथ आर टुगेदर। ये दोनों का इकट्ठा होना एक अच्छा शगुन नहीं है KP के लिए और PTI के लिए? जी ये सबसे पहले ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो है वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि ये फेडरेशन, ये वफाक पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। इस इशू पे मैंने बार बार बात की है कि देखें, ये नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI हड़ताल करें तो आप कहें कि खैबर पख्तूनख्वा को आप वफाक से नहीं सील ऑफ कर सकते। ये नहीं कि कबायली अजला में जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनके तौर तरीके पे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा बात करना चाहे तो आप कहें नहीं, सबसे ज़रूरी चीज़ पाकिस्तान के वफाक कबायली अजला में ऑपरेशन है। लेकिन जब बात आती है कबायली अजला या खैबर पख्तूनख्वा के माली मामलात की, तो आप कहते हैं कि जी यहाँ पे जो है वो आपको कुर्बानी देनी चाहिए और वफाक पाकिस्तान की हुकूमत से कोई जवाब नहीं आता। और बिलखसूस यहाँ पे देखें ऑन द काउंटर साइड कि जब पंजाब की हुकूमत, और ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि पंजाब की ये फॉर्म 47 हुकूमत जब आटे की मूवमेंट बंद कर देती है, जो कि आइन के आर्टिकल 151 के खिलाफ है। आप वकील हैं, आपको भी ये पता है मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो वफाक के एक हिस्से और दूसरे हिस्से में नहीं रोकी जा सकती। तो जब वो मरियम नवाज शरीफ रोकती है तो वफाकी हुकूमत उस पे चुप रहती है। दिस इज अ डिसग्रेस, क्योंकि शहबाज शरीफ फॉर्म 47 के वजीर आजम हो, वो पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम है। सही। अच्छा सर, ये अब CM साहब की कैबिनेट में भी तोसी हुई, जिसके अंदर PTI के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। सूबाई पार्लिमानी इजलास में ये कहा गया कि इन वजारतों को वापस लिया जाए। सर, क्या ज़रूरत थी मज़ीद वज़रा रखने की? पाकिस्तान ऑलरेडी क्राइसिस से गुजर रहा है। आप लोगों को तो खान साहब के लिए कोई तहरीक चलानी चाहिए कि उनकी आँख का इलाज कराया जाए, लेकिन उन चीज़ों पर तवज्जो नहीं है PTI की। हम देखते हैं कि ये कुछ जो पेटी इश्यूज़ हैं, जो कि मे बी इन माय ओपिनियन पेटी होंगे, उनको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, जबकि जो आपका लीडर है जो काफ़ी अरसे से जेल में बंद है, जिसकी अहलिया की किताब है, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। सबसे पहली चीज़ ये है कि जहाँ तक इमरान खान के लिए रिहाई की मूवमेंट की तौर तरीके की बात है, उस पे जो है वो सपोर्टर्स को या मीडिया को तनकीद करने का भी हक है, ठीक है, और हमें हर मुमकिन एफर्ट करने की भी ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि मतलब एफर्ट हो रही है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि PTI पे तनकीद करने से पहले जो बात ज़रूरी है वो ये है कि जो आइन, कानून और अदालत और इंसाफ के निज़ाम की धज्जियाँ ये हुकूमत उड़ा रही है, पहले स्पॉटलाइट उस पर होनी चाहिए, ठीक है जी। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जहाँ तक हुकूमत में कैबिनेट के एक्सपेंशन का ताल्लुक है, देखें, मैं तो उन लोगों में से रहा हूँ जो कि हमेशा से ये कहेंगे कि इमरान खान के लिए मूवमेंट अपनी जगह, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस और डिलीवरी, इसका इम्पैक्ट जो है वो इमरान खान की मूवमेंट का नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो हम इमरान खान के मिशन पर फेल हो रहे हैं, और शायद पिछले वजीर आला के दौर में ये इशू था। जहां तक सुहेल आफरीदी साहब ने किसको पिक किया, किसको नहीं पिक किया, क्यों पिक किया, क्यों नहीं पिक किया, ये आपको हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से ही पूछना पड़ेगा जी। अच्छा सर, एक फॉल आउट भी आ रहा है PTI के अंदर कि ये जो आप लोगों की सूबाई पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, इसमें ये भी कहा जा रहा है, डिमांड की जा रही है कि जितने MNAs हैं, MPAs, वो अपने साथ 100 लोग जो हैं वो लेके आएँ अडयाला जेल के बाहर। डू यू थिंक विल दैट वर्क?
देखिए, मैं तो पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, और मेरे ख्याल में पीटीआई ने जो फॉर्म 45 के एमएनएज और एमपीएज हैं, उनके इशू को जो है वो डील नहीं किया। ऑब्वियसली मेरे ख्याल में जो है वो अगर आइन और कानून की धज्जियां ना उड़ाई जाए, अवाम के पास ये हक होना चाहिए कि वो जो है वो अपना प्रोटेस्ट ज़रूर करें। फिलहाल ये एक मैं क्या कहूँ, एक वो इंटरनल कैंसर की तरह है जो एक कौम में उठता है कि जब अगर हम ये सोचें कि 90% लोगों की सपोर्ट, हमदर्दी इमरान खान के लिए है, लेकिन इस हकूमत और इस निज़ाम के टैक्टिक्स की वजह से, जहाँ पे आइन की परवाह नहीं, कानून की परवाह नहीं, ह्यूमन राइट्स की परवाह नहीं, फ्री स्पीच की परवाह नहीं, आप हर चीज़ को जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती बदमाशी से कुचल दें, तो इसमें जो है वो ऑब्वियसली फिर लोग जो हैं वो थोड़े से केयरफुल रहते। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, ये एक शर्म की बात है, सिर्फ इस हुकूमत के लिए नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख में लिखी जाएगी कि जब एक ऐसे वज़ीर आज़म जो जिसकी पॉपुलैरिटी कंट्रोल ना हो सकी, प्री पोल रिगिंग के बावजूद, पोस्ट पोल रिगिंग के बावजूद, दो आईनी तरमीम करने के बावजूद, अदालती निज़ाम में वो तब्दीलियाँ करने के बावजूद जिसकी कीमत पाकिस्तान दिहाइयों अदा करेगा, उसके बावजूद भी कंट्रोल ना हो सकी, तो जब उसको और उसकी वाइफ को आँख की तकलीफ भी हुई, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के निज़ाम ने ये नहीं सही समझा कि इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, कि इनकी फैमिली को इनसे मिलने दिया जाए, कि जो बिल्कुल फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। आप सोच लें कि यहाँ पे अगर अंग्रेज़ों की हुक्मरानी भी होती और हम 1947 से पहले के ब्रिटिश इंडिया में होते, तो कभी आपको ऐसे सलूक ना दी। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये डिबेट होती जाए, लेकिन जो ज़्यादती जो है वो हमारे सिस्टम ने इमरान खान के साथ की है, अफसोस के साथ किसी न किसी दिन तो जो है जैसे अदालतों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले में 50 साल बाद जाके वो कोर्स करेक्शन की, इमरान खान के मामले में इतना टाइम नहीं लिखा जाएगा, लेकिन ये वो चीज़ें होती हैं जो सिटीजन्स और स्टेट के दरमियान फासले बढ़ा। सर, आपने कहा कि ज़्यादती की है सिस्टम ने इमरान खान साहिब के साथ, तो क्या पीटीआई के अपने लोगों ने इमरान खान साहिब के साथ ज़्यादती नहीं की? वाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि मैं एज अ आवाम बात कर रही हूँ कि आवाम के ऊपर तो इतने ज़्यादा ऑलरेडी कर्ज़ों का बोझ पड़ चुका है कि जो पैदा होने वाला बच्चा है उस पर भी 3 लाख रुपए कर्ज़ है। ऑन द अदर हैंड हम 2 नौकरियाँ करते हैं, फिर हमारा गुजर बसर होता है। पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो खान साहिब के लिए क्या कर रहे हैं? चले, अवाम को तो कोई आप लोग रोड मैप दे ही नहीं रहे कि एहतजाज होगा, इमरान खान साहिब के लिए सड़कों पे निकला जाएगा। पहले कहा ईद आ गई, रमज़ान आ गया, गर्मी शुरू हो गई, तो पीटीआई खुद भी तो खान साहिब के साथ ज्यादती कर रही है। आपके सारे लीडर्स, आप लोग ऐवानों में जाते हैं, एसी वाली गाड़ियों में बैठते हैं, तनख्वाहें मिलती हैं, अवाम से क्यों तवक्को की जा रही है जब हमें लीडर्स ही कोई रोड मैप नहीं दे रहे? मैं तो पर्सनली अगर तवक्को किसी से कर रहा हूँ तो रियासत पाकिस्तान से कर रहा हूँ। देखिए, पीटीआई के लीडर्स पे बहस करें किसका रोल सही है, किसका रोल सही नहीं है, ये बहस लेजिटिमेट है, ये आपका हक है सवाल पूछना। पीटीआई की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तब कामयाब होगी जब पीटीआई ना जो है वो सोशल मीडिया की फिक्र करेगी और ना जो है वो पीटीआई में हर बंदा जो है वो अपनी ज़ाती फिक्र जो है वो ज़्यादा करेगा, ठीक है, और जो ये कलेक्टिव मूवमेंट है उसमें हमारी पर्सनल जो इख्तलाफात हैं वो हमारे कलेक्टिव कॉज से बढ़कर जो है वो तरजीह लेंगी, तो ऑब्वियसली इसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। लेकिन ये किसी भी तरीके से सुज़ैन ना रियासत को माफ़ करता है, ना उनकी जिम्मेदारी कम करता है, ना पाकिस्तान के अवाम में इमरान खान के लिए मोहब्बत कम करता है, ना पाकिस्तान के अवाम के दिलों में इस निज़ाम के लिए डिसइल्यूजनमेंट को कम करता है। ये सारा कुछ जो है वो अपनी तरफ हकीकतें हैं, और जब मैं ये बात करता हूँ मैं तो एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। देखें,
मैंने पहले भी ये कहा था जिस वक्त यहाँ पे नेगोशिएशंस हो रही थी कि अगर हम दुनिया में पीस मेकर प्ले करना चाहते हैं, हम ईरान और अमेरिका की जंग, ईरान और अरब ममालिक की जंग में एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं, उनके डिफरेंसेस खत्म करना चाहते हैं, तो जो आपस में एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और रियासत के दरमियान डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से उस एक्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कानून और अदालती निज़ाम इस्तेमाल हो रहा है, सही, तो हम वो क्यों नहीं खत्म? कानून की बात हो, अदालती निज़ाम की बात हो, 25 करोड़ आवाम को चाहिए। बिल्कुल। 26वीं तरमीम हुई, 27वीं तरमीम हुई, पीटीआई ने कोई इतना सॉलिड किरदार अदा नहीं किया। अब 28वीं तरमीम की बहुत बात हो रही है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अब सूबों को दिफा, कर्जों पर सूद की अदायगी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए अपना हिस्सा डालना होगा। आपको लगता है कि ये काबिल कबूल सजेशन है? देखिए, आप कंटेंट पे बाद में जाए, मुझे दुनिया का मुल्क बता दे जहां पे तरमीम आइन में जो आइन का बुनियादी ढांचा बदलती है वो कोई बंद कमरों में बगैर किसी पब्लिक डिबेट के, बगैर किसी पब्लिक विजिबिलिटी के वो तरामीम सेट होती है, ओवरनाइट वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होती है, 2 मिनट के बहस के बाद वो पास होती है। उसमें जैसे 26वीं 27 में आपने देखा, कभी जो है वो बीएनपी के सेनेटर्स जो हैं वो एलिगेशन लगाते हैं कि हमें यरगमाल किया था, कभी मेंबर्स लगाते हैं, कभी आपको नजर आता है कि पीटीआई के 5-6 मेंबर्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं। कभी आप ये देखते हैं कि जो सारी रिजर्व सीट्स हैं जिसकी वजह से ये 2/3 अक्सरियत प्लस माइनस करीब ही है, वो सारी रिजर्व सीट्स बिल तारीख में, दुनिया की तारीख में पहली बार किसी एक पार्टी को मिलती है। तो मतलब आई एम सॉरी, बट इस तरीके से आइन में तरमीम करना जो है वो कोई लेजिटिमेसी नहीं रखता। अगर कोई लेजिटिमेसी रखता है तो मुझे बता दे, अगर नहीं रखता सुजैन तो फिर ये आपका मेरे जितना फर्ज है कि आप भी इसको हाईलाइट करें कि ये लेजिटिमेसी नहीं रखता। और ये हम इसलिए ना कहें कि हम जो है वो इस निज़ाम में किसी के खिलाफ है, ये हम इसलिए कहें कि एज पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हमने देख लिया कि 4 साल में अगर ये निज़ाम अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता तो आज पाकिस्तान में दूसरी महंगाई की लहर ना आती, गरीब जो है वो ये इस ईद को चल ना रहा होता, आज ऐसे वक्त ना होता कि इस जंग के बावजूद इंडिया में 4 महीनों में 4 रुपए पेट्रोल की कीमत, और पाकिस्तान में इस महंगाई के बावजूद हुकूमत कहते हैं कि हम मजबूर हैं कि हम पेट्रोल पे टैक्स महंगाई से ज्यादा करें। कुछ तो है ना, दैट इज नॉट वर्किंग। अच्छा सर, इसी तरमीम के अंदर वोटर की जो एज है उसको भी 18 साल से बढ़ाकर 24 साल करने की बात हो रही है। आपने इस पर बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब कहते हैं कि ये एक अफवाह है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने इसकी तरफ इशारा किया था। अगर इस तरह होता है तो इससे किसको बहुत नुकसान होगा? क्योंकि गैलप सर्वे के मुताबिक 2024 के जो इलेक्शंस थे उसमें पीटीआई को 18 से 24 साल के 38% वोटर्स ने अपना वोट दिया, जबकि नून लीग के ऐसे वोटर्स की शरह 22% थी। जहां तक अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कर रहे हैं तो 25 नहीं, उम्र 65 कर दें तब भी इलेक्शन इमरान खान जीतेगा, ठीक है। अगर आपने फॉर्म 47 के इलेक्शंस कर दे हैं तो फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता कि वोट डालता कौन है ना, फर्क तो इससे पड़ता है कि वोट गिनता कौन है। दोनों सूरतों में ये एज ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, इसका सिंपल सोल्यूशन भी तो हो सकता है कि इसके पीछे अकल क्या है। सिंपल सोल्यूशन कर देते हैं, इलेक्शन करते ही नहीं, बहुत खर्चा हो जाता है, पाकिस्तान ऑलरेडी क्राइसिस से गुजर है। ये लॉजिक तो ऑलरेडी दी गई है। देखिए, मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, दुनिया में कोई मुल्क नहीं है वो आमराना निज़ाम या शहनशाहाना निज़ाम जिसमें बराए नाम के इलेक्शन होते हैं, वहां पे भी अभी किसी में 18 साल से ज्यादा उम्र नहीं रहा इलेक्शन के लिए। आप ये जरूर देख लें कि दुनिया में बहुत से ममालिक हैं जहां पे 18 साल से उम्र कम की जा रही है। ब्राजील, अर्जेंटीना, लैटिन अमेरिका के मजीद ममालिक, जर्मनी में यूरोपियन इलेक्शंस, ब्रसल्स यानी बेल्जियम में यूरोपियन इलेक्शंस, यूके में स्कॉटलैंड और वेल्स के पार्लिमानी इलेक्शंस, इंडोनेशिया,
इवन नॉर्थ कोरिया, जहां पे मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे मुल्क जिसके निज़ाम की तरफ हम जा रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता वहां पे कौन सा वोट डलता है, लेकिन जब मैंने रिसर्च की वहां पे भी वो कहते हैं जो वोट डलना है तो 17 साल की उम्र से आप डालते हैं। तो जिस मुल्क में औसतन उम्र 21 साल से कम है, यानी 25 करोड़ में 12.5 करोड़ पाकिस्तानी 21 साल से कम है, यानी 25 साल से कम तो तकरीबन 17-18 करोड़ पाकिस्तानी होगा। आप कैसे उन सबको डिसएनफ्रेंचाइज कर सकते हैं? इससे नुकसान किसको होगा? जिसकी शक्लें इस अमेंडमेंट पे होंगी पीएमएलएन वालों की, इसलिए तो ये इलेक्टोरेट को फेस नहीं कर सकते ना। फिर बेहतर है इससे इलेक्शन ना कराएं। इस तरीके से मेरी रिक्वेस्ट है कि यंग पाकिस्तानी को पाकिस्तानी निज़ाम इंसाफ, पाकिस्तानी आईनी निज़ाम, पाकिस्तानी जो है वो गवर्नेंस के निज़ाम से इस तरह से डिसल्यूजन ना करें। जब मैं 20 साल बाद पाकिस्तान से निकला था, मेरे जहन में हमेशा एक ही थॉट थी कि मैं वापस आके किसी दिन जो भी एक्सपीरियंस मैं गेन करूं, मैं वापस पाकिस्तान को सर्व करना चाहता। आज वो दिन ना आए कि हर पाकिस्तानी जिसके पास ये सहूलत हो या अपॉर्चुनिटी हो, वो कहे कि मैं किसी तरीके से पाकिस्तान से भागूं क्योंकि यहां मुझे इंसाफ नहीं मिलता। लेट्स नॉट क्रिएट दैट कंट्री। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने सुना कि झगड़ा साहब ने 28वीं तरमीम पर हुकूमत पर खुलकर तनकीद की है। नेशनल डायलॉग कमेटी की जानिब से पीटीआई क़यादत को कन्फ्यूज़ क्यों कहा गया है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध और रहनुमा नेशनल डायलॉग कमेटी इमरान इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, आपने तहरीक इंसाफ को कन्फ्यूज़ पार्टी कहा है और आप समेत नेशनल डायलॉग कमेटी के दीगर रहनुमाओं ने पीटीआई वोटर्स को ज़ेर अताब कहा है, इसकी क्या वजह है सर? देखिए, पीटीआई, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ज़ाहिर है कि इस वक्त इमरान खान जो है वो मुल्क में सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल शख्सियत हैं। इसके बावजूद पीटीआई की जो लीडरशिप है वो कुछ भी डिलीवर करने से कासिर है, बेकार है। ना वो फैसले कर पाते हैं, ना वो इमरान खान को छुड़ाने के लिए कोई काम कर रहे हैं, ना जद्दोजहद है, ना कोई बातचीत का आगाज़ है। एक दूसरे पे इल्ज़ाम की बौछार है। पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, और ना मुझे लगता है किसी की अब ख्वाहिश रही है कि इमरान खान बाहर आए। तो कंफ्यूज तो मैंने इस सूरत में कहा था कि ये लीडरशिप ही कंफ्यूज है। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने करना क्या है। मोस्ट ऑफ द लीडरशिप जो है वो सियासत से बावैरा है, उसे पता ही नहीं है कि सियासत होती क्या है, और इस मुश्किल हालात में वो पीटीआई जैसी जमात को संभालने आए हैं। तो वो उनके लिए मैंने कंफ्यूज कहा था। और वो लोग जो मज़े कर रहे हैं और जो कमेटियों में बैठे हुए हैं, असेंबलियों में मज़े कर रहे हैं, सारा कुछ हंकी डोरी चल रहा है, वो ज़ाहिर है कन्फ्यूजन तो उनके लिए बहुत छोटा लफ्ज़ है। शायद कोई बहुत बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए मुझे, लेकिन बहरहाल हमने एक साथ काम किया है ज़िंदगी पर, हमने देखा है एक दूसरे को। तो मुझे ये देख के बड़ा अफसोस होता है कि वो लोग बिल्कुल एक बेहसी का शिकार हो गए। यानी वो ठीक है, खान साहब अंदर हैं, मुशर्रफ भी अंदर है, तो हो, हमें क्या, हमारी तो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस चल रही हैं, मौज मेला लगा हुआ है, क्या करना है। सर, आपने बात की कि किसी की ख्वाहिश भी नहीं है और फिर आपने कहा बेहिसी भी। आप इस लिस्ट में अलीमा बीबी को भी शामिल करते हैं, जो हर दफ़ा पार्टी क़यादत पर एक तरह से प्रेशर डालती हैं कि अडयाला के बाहर आएँ, खान साहब के लिए कोई रिहाई तहरीक चलाएं, एटलीस्ट लोगों को जमा करती हैं। डू यू थिंक कि वो भी इसी कैटेगरी में आती हैं? देखिए, अलीमा इमरान खान की बहन है, वो पीटीआई की लीडर नहीं है। वो इमरान खान की बहन है, और बहन होने के नाते वो अपने भाई की रिहाई के लिए या उनसे मुलाकात के लिए जो कोशिशें कर रही हैं वो काबिल सताइश है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो जहाँ पार्टी की कमान संभालने की कोशिश करती हैं, जहाँ पे वो ये कोशिश करती हैं कि पार्टी उनके ऑर्डर्स पे चले, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। वहाँ पार्टी मानती नहीं है उनको कि वो लीडर हैं पार्टी की। बहरहाल अलीमा राइट नाउ, अलीमा खान इज़ द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस विद पीटीआई। उनके अलावा तो कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा, चाहे वो 10 लोगों के साथ अडियाला के बाहर बैठे हैं या 20 के साथ बैठे हैं, या वो कुरान खानी करें या जो कुछ भी करें, इनके अलावा तो पीटीआई में कुछ कर नहीं रहा। इसलिए वो उनको शायद लग रहा है कि वो पार्टी की क़यादत भी संभाल लेंगी। मेरा ख्याल है कि ऐसा हो नहीं पाएगा। अच्छा, तो सर आपने कहा कि वो उनको ऐसा लगता है कि पार्टी उनके इंस्ट्रक्शंस पर चले। अगर पीटीआई के अंदर देखा जाए, क्योंकि आप इस पार्टी का है, तो कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह को कहता है, सलीमुल्लाह एक्स को कहता है, एक्स वाई को कहता है, तो कोई भी कोई तहरीक चला नहीं पा रहा। उस दौरान तो फिर बहन को ही कमान संभालनी पड़ेगी।
नहीं, अच्छा है। देखिए पीटीआई जो है ना, ये कभी भी ख़ानदानी पार्टी नहीं थी। कभी इमरान खान की अब तो उनकी तीसरी शादी है, उनकी पहली 2 बेगमात भी कभी पार्टी पॉलिटिक्स में कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने नहीं देखा सामने आते हुए। कभी उनके बेटों को नहीं देखा, कभी उनकी बहनों को नहीं देखा, अलीमा खान को नहीं देखा। पूरा पीटीआई का दौर आगे गुजर गया, हमने नहीं देखा अलीमा खान को एक्टिव होते हुए। सो पीटीआई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ थी और है, होना भी चाहिए। सो कोई ख़ानदानी इजारादारी नहीं इसमें चलेगी। इमरान खान के बाद उनकी बहन आ जाए, उसके बाद उनके बेटे आ जाएं, ये तो नहीं हो पाएगा और ना ये इमरान खान खुद होने देंगे। सो लिहाजा पार्टी का जो हायरार्की है, जो इमरान खान ने सेट की है या पार्टी ने सेट की है, उसकी अगर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को मान लें और उसी पे चलें, तो मेरा ख्याल है कि आज जितना नुकसान पीटीआई को हो रहा है, इससे बहुत कम नुकसान होगा फिर भी, बिकॉज मैं समझते नहीं मैं कि वो लोग कैपेबल हैं पार्टी को रन करने के, बट इससे बहुत कम नुकसान होगा अगर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करेंगे। सर फिर ये कंफ्यूजन दूर कौन करेगा, क्योंकि जो क़यादत है वो कहते हैं कि हम पे एहतजाज का दबाव है, अदालतों से हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। आप जैसे जो अच्छे लोग थे, आप हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं या पार्टी उनको ओन नहीं कर रही। कंफ्यूजन फिर ख़त्म कैसे होगी? कंफ्यूजन जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते ये कंफ्यूजन ही रहेगी, और ये कंफ्यूजन ख़त्म ही जब होगी जब खान साहब बाहर आएंगे। मेरा इनसे कहना ये था कि खान साहब बाहर आएंगे, डायलॉग के ज़रिए कोई रेवोल्यूशन अराउंड द कॉर्नर मुझे नज़र नहीं आता। ये लोग जाके खान साहब को ये बात बताते हैं नहीं बताते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन खान साहब अगर जब भी खान साहब की रिहाई मुमकिन हुई तो मुझे लगता है कि वो एक जामे डायलॉग के ज़रिए जो कि बैठ के बात की जाए, जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे, हुकूमत वक्त से बैठ के बात की जाए, तो उसके बाद ही कोई रास्ता निकल सकेगा। उसके अलावा तो मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ना मुझे कोई रेवोल्यूशन नज़र आ रहा है, ना उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो इस तैयारी में इसकी कोई तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी कोई रेवोल्यूशन वो ला रहे हैं या कोई बड़ी आवाम इकट्ठा करेंगे या कोई प्रेशर डालेंगे गवर्नमेंट पे। तो मज़े में है सारा कुछ। सर आज आपने कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि सूबाई हुकूमतें डिलीवर नहीं कर पा रही, आवाम के ऊपर ऑलरेडी बहुत बोझ है। अब 28वीं तरमीम का भी बड़ा शोर मचा हुआ है, 28वीं तरमीम को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए 28वीं तरमीम का कोई मसौदा तो सामने आया नहीं है, सारा कुछ हेयर से पे चल रहा है। कुछ कह रहे हैं कि जी कुछ छोटे सूबे बनाने की बात हो रही है, कुछ कह रहे हैं जी एनएफसी अवार्ड्स को सिरे से ख़त्म करने की आवाज़ आ रही है, कुछ कह रहे हैं कि जी शायद उसको रिव्यू करने की आवाज़ आ रही है, कुछ नहरें बनाने की आवाज़ है, कुछ डैम की है क्या नहीं है कुछ पता नहीं। सो उसकी मुखालफत या उसकी हिमायत जब तक नहीं की जा सकती जब तक उसका मसौदा सामने ना आए। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसमें पाकिस्तान के एक मसलों का एक बड़ा मसला ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं, सूबे बहुत बड़े हैं। अगर सूबे को डिवाइड नहीं करना चाहते तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना लें, लेकिन कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे कि हम इसमें देखें ना, कराची खुद एक 3 करोड़ की आबादी का शहर है, पूरा इतना बड़ा सिंध है, और वो कहाँ वो पहुँच सकते हैं। और वैसे तो वो कहीं भी नहीं पहुँचना चाहते, वो तो सिर्फ जहाँ माल है उधर ही पहुँचते हैं, लेकिन वो किधर पहुँच सकते हैं, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं। तो ये खाली हर चीज़ को एक लेबल लगा देना कि जी ये गद्दार है वो गद्दारी की बात होगी, कोई गद्दार नहीं है, सब इस मुल्क के खैर ख्वाह, सब अपनी अपनी राय देने का हक रखते हैं। तो अगर कोई ऐसी बात है कि जो हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं जिससे हम समझते हैं कि हल निकल सकता है तो वो निकलना चाहिए, क्योंकि अब थक गए हैं लोग। अब आप देखें पूरा पाकिस्तान आप देख लें और सिंध एक तरफ देख लें आप, और कभी हमें बताते हैं कि सिंध पेरिस बन गया, कभी बताते हैं कि ये जिनेवा बन गया, कभी क्या बन जाता है, कभी जर्मनी से लोग इलाज कराने आ रहे होते हैं। मुझे तो कोई चीज़ ऐसी नजर नहीं आती। ये जो चीज़ें आप हाईलाइट कर रहे हैं इतनी ख़राब है कराची के अंदर। जी ये ऑपोजिशन का काम होता है हाईलाइट करना। आपको क्या लगता है कि ऑपोजिशन में जो तकसीम है और ऑपोजिशन कहाँ पे नाकाम हुई है इन चीज़ों को हाईलाइट करने में और हुकूमत पर दबाव डालने में? अलमिया ये है जी कि ऑपोजिशन है ही नहीं सिरे से, देयर इज़ नो ऑपोजिशन। किधर है ऑपोजिशन? बटी हुई टुकड़ों में तितर बितर हुई है। ये तो हम बात कर रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान से भी हमारी 2 घंटे की मीटिंग हुई, आज पीर पगाड़ा साहब से भी मीटिंग हुई, और कॉन्फ्रेंस में भी हमने ये बात रखी कि ऑपोजिशन को इकट्ठा होकर बैठ के कोई एजेंडा बनाना चाहिए पाकिस्तान के वे फॉरवर्ड का, कोई सलूशन देना चाहिए कि कैसे हम इसको करेंगे। देखिए नारेबाजी और लड़बाजी बहुत होगी, अभी हमारे पास कोई वे फॉरवर्ड का सलूशन है। जिससे बात करो वो ये बताता है जी ये हो गया वो हो गया फलां हो गया। ठीक, हम समझ रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बेइंतहा इजाफा किया हुकूमत ने, जो पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। इन्होंने
बेरोज़गारी में इजाफा किया है इन्होंने, कर्जे इन्होंने इतने लिए जो पिछले आज तक किसी वज़ीर आज़म ने इतने कर्जे नहीं लिए जो इस दौर में इन्होंने ले लिए, तो उतारेगा कौन? सो लिहाजा हमें एक वे फॉरवर्ड, ब्लेम गेम ख़त्म करके एक वे फॉरवर्ड निकालना है। उस वे फॉरवर्ड के लिए तमाम अपोजिशन को साथ बैठना है, और वो अपोजिशन कोई भी लीड करे, मौलाना फजल रहमान करें, पीर पगाड़ा करें, या जो भी जिस पर भी ये लोग राज़ी होते हैं वो लीड करें, और एक रिजॉल्व बनाएं, एक सोल्यूशन बनाएं, और फिर बैठ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब बात करें कि जी ये हमारे नज़दीक ये सोल्यूशन है पाकिस्तान को आगे लेके जाने का। और सबसे अच्छा सोल्यूशन जो मैं समझ रहा हूँ आज तक जो हम पेश कर रहे हैं वो एक नेशनल कौमी गवर्नमेंट का क़याम है, जिसमें तमाम जमातें हिस्सेदार हों, जिसके अंदर फिर वो बैठ के जो मुश्किल फ़ैसले हैं जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं कर पाती हैं, डैमों का, छोटे सूबों का, NFC अवार्ड्स का, वो सारे फैसले उसमें बैठ के करें और सब ऑन बोर्ड हों उसके ऊपर, ताकि किसी के ऊपर ब्लेम ना आए कि इन्होंने ये काम किया था, हम इसके खिलाफ थे, ऐसा ना हो। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, इमरान इस्माइल कह रहे थे कि जब तक इमरान खान साहिब जेल से बाहर नहीं आएंगे PTI में ये कन्फ्यूजन रहेगी। ईरान अमेरिका डेडलॉक की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ईरान और US की वजह से इस वक्त पूरा खित्ता जो है वो मुतासिर हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि बड़ा डेडलॉक है, मुज़ाकरात में भी कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा, स्टेल मेट है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। इस तातुल को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई थी लोगों को, चीन जाएंगे, पता नहीं ट्रम्प साहब तो वहाँ पे क्या होगा। तो एक तो आपको पता चला कि ना तो अमेरिका चीन से मदद मांगना चाहता है और ना ही चीन इंटरेस्टेड है कि अमेरिका जो कि इस वक्त मिडल ईस्ट में फंसा हुआ है उसको यहाँ से निकाला जाए। दूसरी बात ये है कि देखिए, ट्रम्प साहब आए रोज़ जो स्टेटमेंट्स जारी करते रहते हैं उससे तो पता चलता है कि एक डोमेस्टिक प्रेशर है उनके ऊपर। लोग उनसे पूछते हैं कि क्या बना इस चीज़ का, कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो इस डोमेस्टिक प्रेशर जो है इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि जब पॉलिटिशियंस को ये पता हो कि कुछ महीनों में वोट भी है, महंगाई भी है, पब्लिक ओपिनियन भी उनके ख़िलाफ़ है, और फिर ट्रम्प साहब बातें करते हैं कि कुछ भी नहीं रहेगा ईरान के अंदर, ईरान को चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए, तो लगता ये है कि ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। तो एक बड़ा स्टेलमेट एंड डेडलॉक है। अब क्या डिप्लोमेटिकली चीज़ें मैनूवर होंगी, ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, या कि दोबारा एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड स्केल पे शुरू हो सकता है, क्योंकि ईरानियन जारी बात है बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दीवार से लगी महसूस हो रही है कि उनके पास रास्ते भी नहीं है। बल्कि आज तो मेरा ख्याल है उन्होंने ईरानियन अथॉरिटीज़ ने एक एक्स अकाउंट भी जारी किया है, बताया जो एक पर्शियन गल्फ वाटरवे मैनेजमेंट के नाम से जो टॉल्स लिया करेगा और जो इन चीज़ों को देखा करेगा। तो ईरान जहाँ पे अपनी स्टेट ऑफ हार्मोज के अंदर एक इजारादारी इस्टेब्लिश कर रहा है, वहाँ अमेरिका बेबस नज़र आ रहा है, वो मिलिट्री एक्शन भी नहीं ले पा रहा और स्टेट ऑफ हार्मोज को प्रॉपर्ली खुलवा भी नहीं सका। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की अगर मैं बात करूं तो ट्रम्प तो इस ऑप्शन पर गौर कर रहा है, और वो साथ ही कौमी सलामती का इजलास भी बुलाने जा रहा है। तो डू यू थिंक कि ये मतलब मिलिट्री एक्शन हो सकता है और ये ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, मैं इस ऑप्शन को बिल्कुल समझता हूँ कि ये ऑप्शन मौजूद है अमेरिकन अथॉरिटीज़ के पास। अभी कल परसों ही जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर की ट्रम्प से बात हुई है वो तो ओपनली हुई है, बैक चैनल पे तो सारी बात है, वो राब्ते करते रहते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और ईरानी जो इजरायलीज हैं वो अपने आप को जहाँ पे वो बोलते हैं ना पॉज एंड थिंक, वो पॉज उन्होंने किया है और वो अपनी प्रेपरेशंस कर रहे हैं। क्योंकि कहा जा रहा था कि उनके पास अब ड्रोन्स को या मिसाइल्स को रोकने के लिए जो डिफेंस सिस्टम है वो कम पड़ गए हैं। तो हो सकता है कि वो दोबारा, जैसे आपको पता है अमेरिका ने जब पहले हमला करना था तो उन्होंने पूरी दुनिया से जहाँ से मिलिट्री एसेट्स थे उनको मूव किए इस खित्ते के अंदर। तो लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल मौजूद है। गो के जारी बात है ईरान उसको कॉन्फ्लिक्ट को हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर देता है, वो UAE और बाकी मिडल ईस्टर्न GCC ममालिक पे हमले शुरू कर देता है और स्टेट ऑफ हार्मोज बंद कर देता है, जिससे ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन या सप्लाई चेन जो है वो बढ़ जाती है। तो सवाल तो ये है कि कोई इस यहाँ से ब्रेक थ्रू भी नहीं करा सकता और कोई इतना कैपेबल भी नहीं है
कि वो दोनों पार्टीज़ को फोर्सफुली कहे कि आप यहाँ से पीछे हटें, और दोनों पार्टीज़ जो हैं वो समझते हैं कि उनका काफ़ी ज़्यादा पब्लिक पॉस्चरिंग और लॉस हो चुका हुआ है कि अब अगर वो कमज़ोर पोजीशन दिखाएंगे तो उनको जो है वो नुकसान होगा। तो मेरा ख्याल है चीज़ें स्टेलमेट ही हैं और रास्ता नहीं बन पा रहा किसी से। सर, ये जो डेडलॉक है, जिस तरह से अमेरिका ने जो अपनी तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए भेजी और उसमें 3-4 चीज़ें बहुत ही प्रोमिनेंट थी कि जंगी जो ये नुकसान है उसकी अदायगी भी नहीं करेंगे, ओनली 25% जो फ्रोज़न एसेट्स हैं वो उनको बहाल किया जाएगा, 400 किलोग्राम की जो इनरिचमेंट है सिर्फ वो अपने पास रख सकेंगे और जो दूसरे ममालिक में मुंतकिल करनी है। मतलब ये एक डेडलॉक हमें नज़र आ रहा है। इस पर ईरान भी नहीं आएगा, यूएस भी अपने स्टांस के ऊपर है। अब ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? ये तो ऐसा ही लग रहा है कि एक बड़ी जंग होने वाली है जिससे खित्ता मुतासिर होगा। देखिए बिल्कुल, और ट्रम्प साहब जो हैं वो अपने आप को बचाने के लिए हो सकता है अब जंग में जाना पसंद करें कि वो कहें जनाब कि मुझे तो कोई अमेरिका की जो पावर है वो कमज़ोर हो रही है। हाँ, ये हो सकता है कि वो जैसे आजकल क्यूबा के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है तो वो मिडल ईस्ट से थोड़ी देर के लिए अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, एक और बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो जाए। तो एक क्राइसिस को छुपाने के लिए या एक क्राइसिस को इग्नोर करने के लिए एक बड़ा क्राइसिस और खड़ा कर दिया जाए ताकि दुनिया का फोकस वहाँ पे चला जाए। याद रखें कि आपको याद होगा कि जब यूक्रेन रशिया की जंग बंद नहीं हुई और ट्रम्प साहब को ये था कि मैं उसको कर पाऊंगा और अपने सारे एनवॉयज उन्होंने मॉस्को भेजे, यूक्रेन भेजे, लेकिन नहीं हुए, तो उसके बाद दुनिया वो जंग को तो भूल गई है और जो मिडल ईस्ट क्राइसिस है उसकी तरफ आ गई है। तो क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आजकल, अभी मैं देख रहा था 2-4 दिन पहले ही CIA के जो डायरेक्टर हैं वो क्यूबा में थे और उनको कह रहे थे कि आप चीज़ों को वैसे मैनेज करें जैसे हम कह रहे हैं, और उनको फोर्स किया जा रहा है। तो जाहिर बात है ये एक और क्राइसिस पैदा हो सकता है अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जंग में जाने के मूड में नहीं है और वो समझते हैं कि कुछ देर इससे और जो है वो इंतज़ार किया जाए या ईरान के ऑप्शंस का इंतज़ार वो करें। इसके ये चांसेस हैं, और या तो डोमेस्टिकली कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाए कि एक दफ़ा अटेंशन डाइवर्ट हो जाए और एटलीस्ट जो बैक चैनल टॉक्स हैं वो चल जाएं। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि एक बड़ा क्राइसिस या तो यहाँ पे जंग शुरू होगी या कोई ब्रेक थ्रू होगा या ऑल्टरनेट एक बड़ा क्राइसिस शुरू होगा। सर, पाकिस्तान भी अपनी सिफारती कोशिशें जो है भरपूर कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब की ईरानी सदर से मुलाकात हुई, इसके अलावा दीगर अहम शख्सियात थीं, उनसे मुलाकात हुई। हाउ डू यू सी कि क्या पाकिस्तान जंग रुकवाने में मदद कर सकता है और ईरान और US को दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर ला सकता है? देखिए जी, हमने ही तो सीज़ फायर करवाया, ये पाकिस्तान है जिसने सीज़ फायर कराया और दुनिया इस पर रिकग्नाइज करती है। दूसरी तरफ इसमें एक और चीज़ भी स्टडी करने वाली है, वो ये है कि अमेरिका और ईरान के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए डील करनी है। अब जारी बात है, अगर हम ईरान के बिहाफ पे ये बात कर रहे हैं, बेसिकली तो हमारा मकसद जंग को रोकना है, दोबारा ईरान पे हमला ना हो, तो हम जारी बात है अमेरिकन साइड को इंगेज रखना चाहते हैं कि वो कहीं जंग की वाली तरफ ना चल पड़े। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को ईरान को भी समझना चाहिए कि ईरान अगर एक अननेसेसरीली स्टिक कर जाता है किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर जिसमें ब्रेक थ्रू मुमकिन है और वो समझ रहे हैं कि अब क्योंकि उनकी पोजीशन बड़ा अपर हैंड है, मैं समझता हूँ कि इस हालात से बचना चाहिए, डील करनी चाहिए, लेकिन वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी कंप्रोमाइज़ ना करें। इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जो खासतौर पे रिसेंटली 3-4 ऑप्शंस आई कि हम आपको फ्रोजन एसेट्स भी नहीं देंगे, इनके ऊपर ब्रेक थ्रू होना चाहिए। ईरान को अच्छे इकोनॉमिक इंसेंटिव ज़रूर लेने चाहिए, और अगर वो न्यूक्लियर पे कंसेशंस देना चाहते हैं जो कि माजी में उन्होंने कहा है तो वो ज़रूर दें ताकि एक मजीद जंग से रोका जा सके। पाकिस्तान की यही जॉब है और हम यही कर रहे हैं इस जंग को बंद करवाने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने सुना कि डॉक्टर साहिब ने कहा कि जंग दोबारा हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान ट्रस्ट को रीबिल्ड कर सकता है और दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की टेबल पर ला सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।